हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप जो है अपने तैयारी में मुकम्मल ईमानदारी के साथ लगे होंगे। अगर थोड़ी सी भी बेईमानी है ना, तो छोड़ दीजिए और ईमानदारी से तैयारी शुरू कर। मैं पिछले वीडियोस में दोस्तों आपको बताया था कि उर्दू की मशहूर नावलें जितनी थी और उनके नावल निगार जो थे, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है, तो वहाँ से एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको नावल की इब्तिदाई ज़िंदगी से अब आखिर तक, उनके आखिर तक उनके साथ मरहले कैसे हुए, वो कैसे वजूद में आया, पहले नावल कौन-सी थी, पहले कौन से भाषा में नावल का वजूद हुआ, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियोस में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ या लाइव आऊँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है? और उर्दू के फ़रोग़ के लिए कम से कम इस वीडियो को 2 से 4 शेयर आप लोग अपने मोबाइल के ग्रुप में ज़रूर कर दीजिए, ताकि कम से कम जब तक हम उर्दू को फ़रोग़ नहीं देंगे, तो फिर हमारे लिए सीटें भी वजूद में नहीं आएँगी। ठीक है? तो कम से कम उर्दू के फ़रोग़ के लिए आप इसको शेयर कीजिए। जहाँ से जितना हो सके शेयर कीजिए। क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लासेस ऐसी चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों पढ़ेंगे आज नावल। शुरू करते हैं नावल। इसकी इब्तिदा कौन से ईस्वी से हुई? तो सत्र कौन से सदी से? तो 17वीं सदी में इसकी इब्तिदा हो चुकी थी दोस्तों, यानी 1600 समथिंग के में कुछ में 17वीं सदी के बाद दुनिया में जगह-जगह नावल की इब्तिदा की कोशिश दिखाई दे रही थी। सवाल आपको पूछ देगा कि नावल की इब्तिदा कौन से सदी में हुई? तो क्या बोलेंगे? 17वीं सदी में। 17वीं सदी में नावल लिखने की लोग कोशिश कर रहे थे। ठीक है? जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस और रूस में नावल निगारों का एक सिलसिला सामने आया, जिससे थोड़ी ही वक़्फ़े में उसको सिन्फ़ का एतबार, पहले 17वीं सदी से पहले अगर हम नावल को देखें, तो नावल आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन 17वीं सदी के बाद जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस के लेखकों ने, वहाँ के मुसन्निफ़ीन ने, वहाँ के राइटर्स ने क्या किया कि रूस में एक नावल का सिलसिला वजूद में लाया। तो उसको सिन्फ़ का एतबार हासिल हो गया। पहले लोग दास्ताँ अक्सर लिखा करते, नावल का कोई चर्चा नहीं था। ठीक है? फोर्ट विलियम कॉलेज ने मुख्तसर दास्तां गोई की तरफ हमारा ध्यान खींचा। फिर इसी तरह यहीं से थोड़ा सा तवज्जो होते होते ये लंबी और तवील जो दास्तां हुआ करती थी, तवील और लंबी दास्तां, इसको हटा करके फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता के अंदर है, जिसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जिनका क़याम जो है 1800 ईस्वी को हुआ था, 1800 ईस्वी को। ठीक है ना? मीर अमन ने अपनी किताब यहीं कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी, जिसको बागो बहार के नाम से हम जानते हैं। तो ये इसी फोर्ट विलियम कॉलेज ने मुख्तसर दास्तां गोई की तरफ हमारा ध्यान खींचा। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, अदब में गुलो बुलबुल के किस्से, अदब में अदब में गुलो बुलबुल के किस्से की जगह जिंदगी के हकायक और समाजी मसाइल को जोड़कर देखा जाए, इसी का नाम नावल है। इसी का नाम क्या है? नावल है। अदब के अंदर जो है जिंदगी की हकीकत और समाजी मसाइल को जोड़ देना, इसी को हम नावल कहते हैं। नहीं तो पहले गुलू बुलबुल के किस्से बयान किए जाते थे, किसमें? दास्तां में। दास्तां में आपको किसके किस्से मिलते? परी के किस्से मिलते, जिन के किस्से मिलते, परी का बादशाह मिलता, शहजादी की किस्से मिलते आपको, शहजादा दिखाई देता उसमें आपको, जो है बादल पर उड़ते हुए नजर आते आपको, उसमें जो है दरिया में बहती हुई कश्तियां नजर आती आपको, दरिया दरिया में बहती हुई कश्तियां, ये सारे किस्से इसके अंदर दास्तां के अंदर बयान किए जाते थे, जिसको हम कहते हैं मा फौकुल फितरत अनासिर। ये दास्तां का एक सिन्फ है, दास्तां के पार्ट्स में से एक पार्ट है मा फौकुल फितरत अनासिर, उसके अंदर बयान होता है।
तो ये चीजें खत्म हो गई किससे? नावल से। नावल में क्या चीजें आ गई? हकीकी हकाइक, जिंदगी की हकीकत और समाजी मसाइल। हम कैसे रहते हैं, हमारा हमारा कारोबार कैसा है, हमारे बच्चे कैसे बड़े होंगे, हमें जिंदगी में कौन कौन सी जरूरतें दरपेश आएंगी, इन सारी चीजों का जिक्र जो है किसमें होता है? नॉवेल के अंदर। दास्तां और नॉवेल के अंदर ये एक चीज आप डिफरेंस से याद रखिएगा। दास्तां जो है दोस्तों, इसके अंदर किस्से दर किस्से बयान किए जाते हैं। नावल के अंदर ऐसा नहीं होता है। नावल के अंदर एक ही किस्सा होता है शुरू से लेकर आखिर तक, और दास्तां जू पढ़ते जाएंगे उसके अंदर एक से एक किस्सा वजूद में आता जाएगा। दास्तां के अंदर आपको परियों के, हूरों के, उसके बाद जिनों के बादशाहों के, बादलों के, जंगलों के किस्से नजर आएंगे। लेकिन नावल के अंदर जो है आपको हकीकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें नजर आएंगी। तो ये फर्क है, बुनियादी फर्क है नावल और दास्तां के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। कौमी मसाइल को उजागर करने में कामयाब हो रही थी कौन? कौन कामयाब हो रही थी? यानी कि नॉवेल जो है जब लिखना शुरू हुआ तो इसमें कौमी मसाइल, लोगों के जुड़े हुए हालात को बयान किया जाने लगा, तो जिससे लोग इसको पसंद करने लगे। ठीक है। सर सैयद जिस साल बरतानिया के लिए रवाना हुए, उसी साल यानी 1869 ईस्वी में सर सैयद की मुतवक्के तहरीक के सरगर्म रुकन डिप्टी नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस के नाम से किस्से की एक ऐसी किताब लिख दी जिसे बाद के जमाने में उर्दू का पहला नावल करार दिया गया। ठीक है। उन्होंने किस्से की एक किताब लिखी थी, और लेकिन वो किस्से की किताब जो है लोगों की जिंदगी से मिला हुआ था। लोगों की जिंदगी को इसके अंदर उतारा गया, इसके अंदर मिरातुल उरूस के अंदर। इसलिए वो किस्से की किताब जो है नावल की शक्ल इख्तियार कर ली, और उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस को करार दिया गया। समझ गए ना दोस्तों? चलिए। नावल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। नावल कौन सी जबान का लफ्ज है? नावल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, जो अतालवी जबान के लफ्ज नावेला से निकला है, जिसकी माना है नया। ये नाम इसलिए रखा गया कि नावल एक नई चीज थी, इसलिए इसका नाम नॉवेल रखा गया। ठीक है ना? जो अतालवी जबान के नोवेला से निकला है, और ये अंग्रेजी लफ्ज है। कौन से लफ्ज है? नॉवेल अंग्रेजी लफ्ज है। सवाल आपको इस तरह दे देगा, नावल किस जबान से निकली है, किस जबान से निकली है, तो क्या बोलेंगे? नॉवल जो है अंग्रेजी जबान से निकली है। फिर सवाल पूछ देगा कि अंग्रेजी जबान में नॉवेल कौन से लफ्ज से आया है, तो अंग्रेजी जबान में नॉवेल जो है अतालवी, क्या है? जो अतालवी जबान के नोवेला से आया है। नॉवेल के माना क्या होता पूछ देगा। नॉवेल के माना होता है नया या नई, कह लीजिए नया या नई। इसलिए नाविल जो है एक नई चीज थी। दास्तां की जगह नाविल ने वजूद में, एक वजूद कहानी की जगह, दास्तां की जगह नाविल एक नया नाम था, इसलिए को नॉवेल का नाम दिया गया। ठीक है। उर्दू में नावल अंग्रेजी अदब के रास्ते से आया। सवाल पूछ देगा आपको, उर्दू अदब में नावल कहाँ से आया? अरबी अदब से आया, या फारसी अदब से आया, या संस्कृत से आया, या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या कहिएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? कि क्यों उर्दू में नावल जो अंग्रेजी अदब से आया था। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अरबी की जगह अंग्रेजी रहेगा तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए। चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करते जाइएगा, और उर्दू फरोग उर्दू के लिए कम से कम इसको 1 से 2 शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं सब में शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए और इस चैनल का भी कुछ भला हो जाए, और इसके द्वारा जो है एक फरोग उर्दू का काम भी हो जाए। ठीक है ना? चलिए
आगे देखेंगे, अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिनफ नाविल का आगाज होता है। अलीगढ़ तहरीक के दौरान इसी अलीगढ़ तहरीक के मेंबर थे कौन, जो है डिप्टी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद। और जब सर सैयद अहमद खां 1869 में इंग्लैंड गए, उसी दौरान आपने ये कहानी लिखी थी, इंग्लैंड गए उसी दरमियान आपने ये नावल लिखी थी जिसका नाम था मिरातुल उरूज। तो अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिनफ नाविल का आगाज होता है। नाविल जिंदगी की किताब होती है, ये किसने कहा, D.H. लॉरेंस ने कहा कि नाविल जो है जिंदगी की किताब होती है। वर्जीना वुल्फ के मुताबिक नाविल इंसानों से मुताल्लिक होते हैं, इसलिए वह ऐसे एहसासात और जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। आपको इस तरह के सवालात यूजीसी नेट के अंदर और बीपीएससी के अंदर या स्टेट के अंदर पूछ देगा कि जो है नाविल जिंदगी की किताब होती है, ये कौल किसका है। तो क्या कहेंगे, नाविल जिंदगी की किताब होती है, D.H. लॉरेंस का है। और पूछ लेगा कि नाविल इंसानों से मुताल्लिक होते हैं, इसलिए वह ऐसे एहसासात और जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। ये नॉवेल के बारे में किसने कहा है, तो क्या बोलेंगे, वर्जीना वुल्फ ने कहा है। ठीक है। रोजमर्रा आंखों के सामने होने वाले वाकयात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाविल है, ये किसने कहा है, कलादियुस ने कहा है। ठीक है। कुर्सी लेक ने नाविल को जिंदगी की एक तस्वीर या जिंदगी का शबीहा करार दिया है, ये किसने कहा, कुर्सी लेक ने कहा है। ठीक है। स्कॉट जेम्स के मुताबिक नाविल में उन बातों को पेश किया जाता है जो जिंदगी जैसी होती है। स्कॉट जेन्सर के मुताबिक जो नावल के अंदर उन बातों को पेश किया जाता है जो जिंदगी जैसी होती है या उसके मुताबिक होती हैं। ठीक है। नावल को अहद जदीद का रस्मिया भी कहा जाता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है। नावल के अज्जाए तरकीबी ये हैं, किस्सा, प्लाट, किरदार, मुकालमा निगारी, मंजर कसी, नुक्ते नजर, ये सब नावल के अज्जाए तरकीबी हैं। देगा, इनमें से तीन दे देगा और एक अलग जो है कोई और दे देगा, आपको ड्रामा का दे देगा या दास्तां का दे देगा। पूछेगा इनमें से कौन सा नावल का नावल के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है। या पूछ देगा, आपको सारे के सारे ऑप्शंस ड्रामे के दे देंगे अज्जाए तरकीबी के, और उसमें से एक नावल का दे देगा। पूछ देगा कि इसमें से कौन सा हिस्सा नावल का है। ठीक है। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए सवालात कई तरीके से बनेंगे। अगर आप डीपली हमारे पास पढ़े होंगे इस तरह से, तो आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाविल के अज्जाए तरकीबी, पहला है किस्सा, दूसरा है प्लाट, तीसरा है किरदार निगारी, चौथा है मुकालमा निगारी, पांचवा है मंजर कशी, छठा है नुक्ते नजर। ये सब नावल के अज्जाए तरकीबी हैं, याद रखिएगा। नावल में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी, एक ही प्लॉट होता है। ठीक है ना, अभी बताया ना कि आप किस्से में अगर दास्तां में जाएंगे तो उसके अंदर एक किस्सा खत्म हुआ, दूसरा किस्सा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, किस्से के अंदर ही किस्सा वजूद में आता जाता है। लेकिन नॉवेल के अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक ही प्लॉट होता है, एक ही किस्से और कहानियां होती है, और वो ही जाकर के एक जगह उसी का एंड होता है। ठीक है। चलिए, नावल में किरदार इब्तिदा से आखिर तक एक ही होता है। नावल में किरदार, आप नावल और जो है दास्तां को इस तरह से समझ सकते हैं। जो है नावल आपको समझ लिए एक फिल्म हो गई, और दास्तां सीरियल हो गया। सीरियल में देखेंगे आप कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी से तीसरी कहानी, यानी कहानी दर कहानी वजूद में आता ही जाता है, और फिर जाकर के उसका एक अंत होता है, उसका एक इख्तिताम होता है। तो उसी तरीके से जो है आप कई पार्टों में सीरियल चला जाता है, वही हाल दास्तां का है। इस दास्तां में किस्से दर किस्से आते रहते हैं और एकदम लंबा खींचता चला जाता है। लेकिन फिल्मों में ऐसी नहीं होती, 3 घंटे के अंदर वो फिल्में खत्म करनी होती है, उसके अंदर एक ही कहानियां होती है। तो वही हाल है नॉवेल के अंदर भी, कि उसके अंदर एक ही कहानी होती है, उसको भी कुछ सीमित
कहानियों पर ही उसको खत्म करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। नावल में हकीकी और वाकई हालात जो रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं उनको पेश किया जाता है। ठीक है ना, हकीकी और वाकई हालात जो रोजमर्रा की यही नावल के अंदर पेश किया जाता है। नावल की जबान और बयान में बेहद लचक और वुसअत होती है। ठीक है, कहानी नावल में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। नावल की कहानी कहीं इंसानों की कहानी जैसी होती है। नावल की जगह वहां होती है जहां तारीख के सफ़े सादे होते हैं। किसने कहा? ये अली अब्बास हुसैनी ने कहा है। नज़ीर अहमद की तख्लीकात उर्दू नावल के नक्शे अव्वल हैं। नज़ीर अहमद के नावल मिरातुल उरूस 1869 ही को उर्दू का पहला नावल तस्वुर किया जाता है। कब? 1869 ईस्वी को। ठीक है, नज़ीर अहमद के नावल मिरातुल उरूस से पहले अब तक 3 किताबों को उर्दू का पहला नावल करके पेश किया गया था। लेकिन मानेंगे किसको? हम इसी को मानेंगे। अब बताते वो कौन कौन नावल हैं जिनको उर्दू का पहला नावल पेश करने की कोशिश की गई थी। तो वो देखिए, पहली किताब करीमुद्दीन की लिखी हुई है हत्ते तकदीर, जिसे डॉक्टर महमूद इलाही ने उर्दू का पहला नावल कहकर अपने तवील मुकदमे के साथ दोबारा शाये किया था। लेकिन है नहीं कहने, इन्होंने डॉक्टर महमूद इलाही ने इसे उर्दू का पहला नावल करार दिया था। तो सवाल अगर आपको पूछ देगा हत्ते तकदीर ये किन की लिखी हुई, तो क्या बोलेंगे? करीमुद्दीन की लिखी हुई है। इनको उर्दू का पहला नावल किसने करार दिया था, तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर महमूद इलाही ने अपने मुकदमे में करार दिया था। ठीक है, चलिए। उर्दू दूसरी किताब मुंशी गुमानी लाल की लिखी हुई है रियाज दिलरुबा, जिसे डॉक्टर इब्ने कंवल ने उर्दू का पहला नावल। सवाल पूछ देगा रियाज दिलरुबा ये किसकी लिखी हुई, तो मुंशी गुमानी लाल की। इसको किसने उर्दू का पहला नावल करार दिया, तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर इब्ने कंवल ने। ठीक है, ये दोनों किताबें सिरे से ही नावल हैं ही नहीं। ठीक है, देखिए तीसरी किताब मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुम की नश्तर है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा कुर्रतुल ऐन हैदर ने ए नॉटी गर्ल के नाम से किया है। ठीक है, और अपने मुकदमे में लिखा है कि ये उर्दू का सबसे पहला नावल, जबकि ये 1970 ईस्वी में लिखा गया। और मिरातुल उरूस कब लिखा गया? 1869 ईस्वी में। इसलिए ये नहीं होकर के, ये भी नहीं होकर के उर्दू का पहला नावल 1869 में मिरातुल उरूस ही करार दिया जाएगा। ठीक है ना, किसकी लिखी हुई है ये? डिप्टी नजीर अहमद की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हकीकत तो ये है कि नस्तर नस्तर नाविल तो है, लेकिन वह मिरातुल उरूस के बाद लिखा गया। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस में जब भी लाइव आऊँ या नोटिफिकेशन सबसे पहले इसके आपके पास पहुंचे। ठीक है ना, फ़रोग़ उर्दू के लिए कम से कम आप इसको 2-4 ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, ये पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। 87 87 67 90 45 नंबर पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ फ्री में हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहिए। अपने तैयारी को स्टेबल कीजिए, मजबूत बनाइए। वक्त ज़िया मत कीजिए। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, दोबारा देखिए, लेकिन चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।